देख यार रोहित, एक बात तो साफ है, मुझे तो ऐसी बीवी चाहिए जो पढ़ी लिखी तो हो लेकिन वो केवल घर संभाले। काम धंधा करने वाली बीवी से तो मेरी बिल्कुल नहीं बनने वाली। और यार सबसे बड़ी बात, अगर वो डॉक्टर हुई तो वैसे भी मेरी उससे नहीं बनने वाली। तो डॉक्टर लड़की से तो मैं किसी हाल में शादी नहीं करने वाला। अच्छा चल ये बता कि आखिर तुझे क्या वजह है कि कमाओ बीवी नहीं चाहिए? तेरे ख्याल से बीवी कैसी होनी चाहिए, जरा मैं भी तो जानूं। चल आज बता ही देता हूँ मुझे कैसी बीवी चाहिए। यार मैं चाहता हूँ कि जब काम से घर लौटूं तो मेरे लिए वो गेट खुले, मुझे चाय पानी पिलाने के बाद मेरे साथ बैठे, मेरा हाल चाल पूछे। उसे मेरी केयर इतनी करते देख ही मेरी सारी थकान वहीं उतर जाएगी। आय हाय हाय, मुझे तो ऐसी बीवी चाहिए। देखा रहा हूं, मुझे तो लगता है तुझे बीवी नहीं एक काम वाली चाहिए। तेरे दिमाग में ना दक्यानुसी सोच का कीड़ा भरा हुआ है। क्या यार, तू इतना पढ़ा लिखा है, खुद एक डॉक्टर है और कह रहा है डॉक्टर बीवी नहीं चाहिए। पता नहीं तेरा क्या होगा। तो क्या रो, बात तो सही कह रहा है। अगर बीवी भी डॉक्टर होगी तो दोनों ही दिन रात हॉस्पिटल में रहेंगे। एक की शिफ्ट खत्म होगी तो दूसरे की शुरू हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को समय कैसे दे पाएंगे? ऐसे में शादी कैसे निभेगी? सही पकड़ा है तूने, बस यही वजह है। मुझे घर में शांति चाहिए, क्लेश नहीं। मैं नहीं चाहता कि हॉस्पिटल की किचकिच घर तक आए। गार्डन में सिया अपनी फ्रेंड से बात करते हुए, तू तो बहुत लकी है राधा, तुझे डॉक्टर पति मिल गया। कितना अच्छा लड़का है करण, पढ़ा लिखा, स्मार्ट, पैसे वाला, और क्या चाहिए? तेरी तो लाइफ सेट है यार। सही कहा तूने, अच्छा है, घुमाने फिराने लेकर जाता है, जो चाहती है वो लाकर भी देता है। सिर्फ वो तो मजे में जिंदगी कट रही है। अच्छे बात, मुझे भी ना डॉक्टर चाहिए। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, खूबसूरत हूँ, तो मुझे तो कोई डॉक्टर ही मिलना चाहिए। मैं आज ही मम्मी पापा से बोलता हूँ कि डॉक्टर से कम नहीं चलने वाला। सिया, शर्मा जी के बेटे का रिश्ता आया है। लड़का डॉक्टर है, बहुत अच्छा है। सब लोग तारीफ कर रहे थे। बोल क्या करना है? हाँ कर दो मम्मी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? इतनी जल्दी? हाँ, तूने लड़के से बात भी नहीं की, उसे देखा तक नहीं। और हाँ पापा, आप समझते क्यों नहीं? मुझे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में केवल डॉक्टर ही चाहिए था। राधा को देखो, उसका हस्बैंड डॉक्टर है, वो कितने मजे में है। मुझे भी वैसी लाइफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद आरव और सिया की सगाई होती है। अबे कहाँ गया तेरा रूल कि ऐसी बीवी चाहिए वैसी बीवी चाहिए? अरे रूल तो वही है, मैं भी वही हूँ। देख ले, मेरी बीवी कोई डॉक्टर नहीं है, पढ़ी लिखी है, घर संभालने वाली है। शादी की पहली रात को, अब तुम ऑफिशियली मेरी वाइफ बन गई हो, मिसेस आरो। आपको पता है, मेरा तो हमेशा से यही सपना था कि मेरा पति एक डॉक्टर हो, और अब देखो मेरा वो सपना पूरा हो गया। तो ये बात है। तुम्हें पता है डॉक्टर्स की लाइफ कितनी बिजी होती है, लेकिन तुम टेंशन ना लेना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा टाइम दूंगा, चाहे कितना भी बिजी रहूं, तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। ये लाइन बोलते तो सब हस्बैंड है, फर्स्ट नाइट पे, बाद में भूल जाते हैं। अरे डार्लिंग, मैं नहीं भूलूंगा, तुम मेरी प्रायोरिटी हो और रहोगी। हेलो, क्या हुआ? इतना सीरियस है पेशेंट? कोई और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है क्या? ओके वेट, मैं आता हूँ। सिया, मुझे जाना पड़ेगा, पेशेंट बहुत सीरियस है। आई एम रियली सॉरी, पर ये मेरी ड्यूटी है। तुम टेंशन मत लेना, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। अभी आज की रात भी तुम्हें हॉस्पिटल की पड़ी है? अरे यार, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये आसान नहीं है, पर मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, बस समझ लो। आज पेशेंट को भी तुम्हारी तरह मेरी जरूरत है। वो जल्दी से उठकर तैयार होने लगता है। सिया चुपचाप उसे देखती रह जाती है। शादी के अगले ही दिन मैंने सोचा था अब मेरी लाइफ बदल जाएगी, पर यहाँ तो वही अकेलापन है। डॉक्टर पति का मतलब क्या यही है? पेशेंट ही सब कुछ, और पत्नी का क्या? उसके हिस्से में बस इंतजार। आरव अंदर आता है, थका हुआ था, आंखों में नींद और चेहरे पर ग्लानि। गुड मॉर्निंग मिसेस आरव, माफ करना, रात को इमरजेंसी सर्जरी थी, बहुत कोशिश की कि जल्द आ जाओ, पर पेशेंट की हालत बहुत खराब थी। मेरे लिए तो ये बैड मॉर्निंग है, शादी की पहली रात और अगली सुबह भी अकेली। यही है तुम्हारी प्रायोरिटी? सिया, समझने की कोशिश करो, पेशेंट की जान दांव पर लगी थी, डॉक्टर की ड्यूटी तो यही होती है। और पत्नी, उसका क्या? उसके प्रति क्या ड्यूटी है तुम्हारी? या तुमने बस यही सोच के रखा है कि मैं घर पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करती रहूं और एक एक कर अपनी शादी से जुड़े सपनों को भूल जाऊं? तुमने कहा था मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा, क्या यही है तुम्हारा पूरा टाइम? हाँ, मैंने कहा था और देना भी चाहता हूँ, पर ये प्रोफेशन ही ऐसा है सिया।
कभी कभी मुझे पेशेंट या अपने घर में से किसी एक को चुनना पड़ता है। सच बताऊं तो दोनों ही बराबर जरूरी है। तो मुझे बराबरी पर मत रखो आरव। या तो मैं तुम्हारी जिंदगी में पहले नंबर पर हूं या फिर हॉस्पिटल। फैसला तुम्हें करना होगा। अरे यार, तुम कैसी बात करती हो? तुम ही मेरी प्रायोरिटी हो। पर तुम बताओ, अगर मैं पेशेंट को छोड़ दूं और उसकी जान चली जाए तो क्या तुम चैन से मेरे साथ जी पाओगी? सिया चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। देखो, मैं मानता हूं गलती मेरी है, तुमको टाइम नहीं दे पाया, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें कम प्यार करता हूं। तुम मेरी प्रायोरिटी हो और रहोगी। अच्छा चलो, देखो तो मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लेकर आया हूं। क्या? ये हमारे दोनों का हनीमून पैकेज। यूरोप का। अब तक खुश? सिया हनीमून का पैकेज देखकर खुश हो जाती है और दोनों खुशी खुशी हनीमून पे चले जाते हैं। आ गए बेटा तुम दोनों घूमकर। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बहुत सब बढ़िया रहा। अब फटाफट खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे हॉस्पिटल भी जाना है कुछ जरूरी काम के लिए। आती ही हॉस्पिटल जाओगे? अरे अभी तो आए हो, थोड़ा तो रेस्ट कर लो। नहीं सिया, ये पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा काम पेंडिंग है, करके आना पड़ेगा। आरव के जाने के बाद सिया घर में अकेली बोर हो रही थी तो वो अपनी फ्रेंड रेखा से मिलने जाती है। यार तुम मानेगी नहीं, मेरी ना शादी के पहले दिन से ही गड़बड़ शुरू हो गई है। सोच, फर्स्ट नाइट को ही आरव को हॉस्पिटल जाना पड़ा। पेशेंट सीरियस था और मुझे ना बहुत बुरा लगा। फर्स्ट नाइट को? सच में? ये तो बड़ा अजीब हुआ। अजीब? मेरे लिए ये किसी शौक से कम नहीं था। मैं तो सोच रही थी सपनों जैसी रात होगी, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो कॉल उठाया और निकल पड़े, जैसे मैं तो उनके लिए कुछ हुई नहीं। अरे इतना ही प्यार था हॉस्पिटल और पेशेंट से तो शादी की क्या जरूरत थी, रहते उन्हीं के साथ। ओह गॉड, मेरा करण तो ऐसा नहीं था। हमारी फर्स्ट नाइट पे उसने मुझे चॉकलेट्स गिफ्ट की थी और अगली सुबह सरप्राइज गिफ्ट। फिर हर महीने कोई ना कोई सरप्राइज देता ही रहता है। मतलब करण के पास तेरे लिए टाइम ही टाइम है, घूमना फिरना, गिफ्ट, सरप्राइज। कितना अच्छा है ना सब कुछ। और मेरे आरव को बस हॉस्पिटल के पेशेंट्स की पड़ी है। उसे मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं है। नहीं यार, टाइम तो करण को भी नहीं मिलता, पर वो मैनेज करना जानता है। सिया, शादी में प्यार दिखाना जरूरी होता है, सिर्फ ड्यूटी निभाने से काम नहीं चलता। तो क्या मैं प्यार डिजर्व नहीं करती? मैं भी वेल क्वालिफाइड हूँ, समझदार हूँ, तो मुझे भी तेरे जैसे सरप्राइज क्यों नहीं मिलते? सिर्फ ड्यूटी ही सुनने को क्यों मिलती है? राधा उसे चुपचाप देखती है। सिया की आंखों में उदासी और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसी वक्त दूसरी तरफ आरव अपने दोस्त रोहित और करण के साथ गार्डन में बैठा था, चाय का कप हाथ में लिए। तो मिस्टर, कैसा रहा यूरोप ट्रिप? भाभी खुश तो है? ट्रिप तो अच्छा रहा, पर सिया की शिकायतें खत्म नहीं होती। उसे लगता है मैं उसे टाइम नहीं देता। देख आरव, शादी में सिर्फ पेशेंट की ड्यूटी निभानी नहीं पड़ती, वाइफ की ड्यूटी भी उतनी बड़ी होती है। मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने राधा को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अकेली है। शायद मैं सही से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। पेशेंट और वाइफ दोनों को बराबर संभालना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। भाई, वाइफ को खुश रखेगा तो ही खुश रह पाएगा, वरना शादी बस बोझ बनकर रह जाएगी। सिया घर लौटती है। सास सुनीता बाहर आकर उसका हाल चाल पूछती है। अरे बहू, आओ बैठो, बताओ हनीमून कैसा रहा? फोटो बहुत बढ़िया भेजे थे आरव ने। हनीमून अच्छा रहा मम्मी जी। आपको पता है वहां पर भी इनके पेशेंट के फोन बज रहे थे, घर आकर वही रूटीन। मम्मी जी, आरव को अभी ये समझना होगा कि उनकी शादी हो गई है। आपको पता है मेरी फ्रेंड रेखा का हस्बैंड भी डॉक्टर है, पर देखो उसे कैसा टाइम देता है। अरे बेटा, तू तो पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो समझ सकती है। उसका प्रोफेशन ही ऐसा है। पहले तो वो केवल एक डॉक्टर था, अब तेरा हस्बैंड बन गया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, दोनों को एडजस्ट होने में हो जाएगा, डोंट वरी। समझ रही हूँ माँ जी, पर समझाना और करना दोनों अलग बात है। हनीमून पे जो वादे किए लगता है अब सब याद दिलाने पड़ेंगे। उसी वक्त घर में सिया की मम्मी नीरा का फोन आता है। सिया फोन पे झुकी थी और धीरे धीरे बात कर रही थी। कैसी है बेटा तू? कैसा रहा तेरा ट्रिप? मैं तो कब से तुझसे बात करने के लिए बेचैन थी। हाँ मम्मी, घूमकर आ गए, सब बढ़िया रहा। खूब शॉपिंग की, आप लोगों के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई हूँ, मिलूंगी तो दूंगी। पर मम्मी सच बताऊं ना तो कभी कभी लगता है कि मैंने सही किया डॉक्टर से शादी करके। देखो ना, रेखा का हस्बैंड भी डॉक्टर है, पर वो कैसे टाइम निकाल लेता है। घूमने जाते हैं, साथ में चाय पीते हैं, शाम को साथ में टहलने भी जाते हैं। और मेरा आरव, उसे तो जैसे फुर्सत मिलती ही नहीं।
क्यों मम्मी, वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? बेटा शादी तो तूने थोड़ी जल्दबाजी में की थी, बिना अच्छे से जाने समझे, बस डॉक्टर देखा और मान गई। लड़का अच्छा है, इसमें हमें कोई शक नहीं, पर उसके काम की रफ्तार और जिम्मेदारियां बड़ी है। शादी की है तो अब सब्र तो रखना पड़ेगा तुझे। लेकिन मम्मी मेरे दोस्तों को देखो, सबके हस्बैंड कितने मजे से रखते हैं उन्हें, कभी शॉपिंग, कभी सरप्राइज, कभी कोई गिफ्ट, कभी कोई डिनर डेट। सबकी जिंदगी कितनी आसान लगती है और मैं बस इन पेशेंट्स और हॉस्पिटल के बीच अटक कर रह गई हूँ। कभी कभी तो लगता है कि मैं शादीशुदा हूँ भी या नहीं। अरे सिया, दूसरों से अपनी जिंदगी मत तोलो। हर शादी की अपनी चुनौतियां होती है। हो सकता है तेरी सहेलियों को बाहर से सब परफेक्ट दिखता हो, पर उनके घर में भी मुश्किलें होंगी। बेटा हर चीज को टाइम देना पड़ता है। शादी कोई एक दिन का रिश्ता नहीं है, पूरी उम्र का बंधन है। टाइम 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 सब यही बोलते, पर कितना टाइम लगेगा मम्मी? सिया, कब से तेरी बक बक सुन रही हूँ। तू अकेली नहीं है जो मैनेज कर रही है, दुनिया में और भी लोग हैं। आरव तुझसे प्यार करता है, पर अभी वो संतुलन बनाना सीख रहा है, तो तुझे हिम्मत रखनी होगी। अगर तू बार बार तुलना करेगी, शिकायत करेगी, तो बात बिगड़ जाएगी। अगर तू चाहती है कि वो तुझे समझे, तो पहले तुझे उसे समझना होगा, उसके काम को समझना होगा, तब जाकर धीरे धीरे सब सही होगा। ये कोई फिल्म नहीं है जो सब अच्छा अच्छा ही होगा। यह असल जिंदगी है और इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। सिया फोन काट देती है। मम्मी को बस ज्ञान देने के सिवा और कोई काम ही नहीं है। मम्मी से अपने मन की बात शेयर भी नहीं करनी चाहिए थी। जब देखो ज्ञान का पिटारा खोलकर बैठ जाती है। अचानक से आरव का फोन बजता है। हेलो, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस बैठी थी। बोलो क्या हुआ, कैसे फोन किया? आज तुम्हारे पेशेंट ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? अच्छा चलो ये बताओ, आज तुम मुझसे फोन पे बात कर रहे हो, क्या बात है? अरे यार, कैसी बात करती हो तुम? सुनो, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। आज पेशेंट कम है तो डिनर करने चलते हैं। डिनर के लिए मैं तुम्हें 8:30 बजे पिकअप करने आ जाऊंगा, ठीक है? रेडी रहना। सिया खुशी खुशी तैयार हो जाती है और आरव का वेट करती है। देर रात तक आरव का वेट करते करते सो जाती है। सिया सुनो, माफ करना, कल रात ना सब अचानक कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बच्चा, पुलिस फॉर्मेलिटी, मैं तुम्हें डिनर पर नहीं ले जा पाया। आरव बस करो यार, हर बार तो यही होता है। मैं दिन भर तुम्हारा इंतजार करती हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारे पेशेंट्स, तुम्हारी ड्यूटी, बस यही इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है मैं इनविजिबल हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह सही है, पर ये प्रोफेशन ही ऐसा है सिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर ये सब ना अनकंट्रोलेबल होता है। अरे अनकंट्रोलेबल? क्या सिर्फ एक्सक्यूज ही देते रहोगे? शादी के पहले दिन से अब तक सिर्फ एक्सक्यूजेस और ड्यूटी। क्या मैं इतनी कम इम्पोर्टेंट हूँ? सिया मैं समझता हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, पर मैं सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें टाइम दूंगा, पर पेशेंट की जिंदगी भी मेरे हाथ में है। समझना, माय फुट, मैं नहीं समझूंगी जब तक तुम ये ना दिखाओ कि मैं भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। क्या तुम्हें पता है कल की डिनर मिस करके मैं कितनी हर्ट हुई थी? सिया देखो, मैं सच में कोशिश कर रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। टाइम, बस टाइम, हमेशा वही बात, हर बार एक्सक्यूजेस, और मैं बस इंतजार करती रहूं कि यही शादी है, क्या यही तुम्हारा प्यार है? सिया ये प्यार है, मैं तुम्हारे लिए सब कर रहा हूँ, पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम मुझे दिखाओ कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। हर बार पेशेंट पेशेंट नहीं सुनना मुझे। दोनों थोड़ी देर चुप रहते हैं। सिया मन ही मन सोचती है शायद उसने जल्दबाजी में शादी का फैसला कर लिया, और आरव अपने प्रोफेसर और पत्नी के बीच फंसकर खुद को दोषी महसूस करता है। कुछ देर बाद सिया का फोन बजता है। हेलो, हाँ ठीक हूँ, रेडी हूँ मैं। सिया अपनी फ्रेंड्स रेखा, पायल और नेहा के साथ कॉफी शॉप में जाती है। सिया यार, तुम तो बहुत खुश लग रही थी, हनीमून कैसा रहा? अच्छा, बस थोड़ा हेक्टिक रहा। आरव को ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया। अरे यार, मेरे हस्बैंड ने तो वीकेंड पे अचानक डिनर प्लान कर दिया था। सुबह ही फोन करके कह दिया चलो फैंसी डिनर। मैं तो दंग रह गई। और मेरे पति तो बिजनेस में इतने बिजी हैं, फिर भी हर महीने कुछ न कुछ सरप्राइज देते रहते हैं। जब देखो तब कभी फ्लावर्स, गिफ्ट्स, कभी आउटिंग, ऐसा कुछ। हमारे भी हस्बैंड फुल ऑन रोमांटिक है, कभी मूवी, कभी मॉल, कभी वीकेंड ट्रिप। और तुम्हारा? मेरे हस्बैंड बस हॉस्पिटल, पेशेंट्स, कॉल्स, और मैं बैठे वेट करती रहती हूँ। क्या मैंने सही किया? देख यार, हम लकी है, हस्बैंड्स भी टाइम देते हैं और सरप्राइजेस भी करते हैं। कभी कभी लगता है शादी ऐसी होनी चाहिए थी।
यहाँ रेखा का हस्बैंड डॉक्टर है, पायल का बिजनेसमैन, नेहा का इंजीनियर, और मेरे बस हॉस्पिटल की दुनिया में फंसा हुआ। मजा कहाँ है? चलो गर्ल्स, अगली बार वीकेंड ट्रिप करते हैं अपने हस्बैंड के साथ। हाँ, क्यों नहीं। सिया घर आती है। आरव, आज मैं अपने दोस्तों से मिलने गई थी, और सुनो, उनके हस्बैंड्स, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन, कोई डॉक्टर, पर सब अपनी वाइफ्स को मूवी, डिनर, शॉपिंग पे ले जाते हैं, उन्हें टाइम देते हैं। और तुम मुझे टाइम ही नहीं दे पाते, और कभी प्लान भी करते हो तो वो पूरा चौपट हो जाता है। सिया, तुम मेरी परेशानी समझ ही नहीं रही हो। देखो, रेखा का हस्बैंड डॉक्टर है, पर वो सर्जन नहीं है, सिर्फ अपने पेशेंट्स को अटेंड करता है, शाम को फ्री हो जाता है। मेरे पास भी पेशेंट्स है, इमरजेंसीज है। तुमने जब मुझसे शादी की थी तो तुम्हें ये देख लेना चाहिए था कि मेरी सिचुएशन क्या है और रेखा का हस्बैंड क्या करता है। तुम कंपैरिजन कर रही हो, या ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम मिलना चाहिए था। वो कैसे सब मैनेज कर लेते हैं? काम तो वो भी करते हैं ना, वो सब कर लेते हैं, पर तुम मैनेज नहीं कर पाते। तुम्हारे पास सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं। मैं भी सोचता था कि मेरी वाइफ आएगी, मेरा इंतजार करेगी, घर में घुसते ही खुश होकर मेरा स्वागत करेगी, पर तुम तो सिर्फ लड़ाई करती हो। हमारी शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए और हमारे पास कोई अच्छी मेमोरी नहीं है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ लड़ाई, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है और तुम हमेशा दूसरों से कंपेयर करती हो। यार, सिया का नाराज होना दिन ब दिन बढ़ रहा है। वो मेरे प्रोफेशन को समझ ही नहीं रही, सिर्फ कंपैरिजन कर रही है। मुझे लगता है ये बात गलत हो रही है, उसे समझाना भी मुश्किल हो गया है। हाँ भाई, ये सच है, तेरा काम ही डिमांडिंग है, उसे थोड़ा पेशेंस तो रखना होगा। अगर कंपैरिजन छोड़ दे तो चीजें ठीक हो जाएगी। हमारी शादी में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मेरे हस्बैंड कभी समय नहीं देते थे, मैं हमेशा नाराज रहती थी। लेकिन फिर हमने बैठकर डिस्कस किया। मैंने भी समझा कि उनका काम डिमांडिंग है और उन्होंने भी कोशिश की कि मुझे खुश रखे। आप सब स्मूथ है। वाह, सच में? मतलब हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ भी वही हुआ। कभी कभी डेडलाइंस, कभी काम का प्रेशर। मेरी वाइफ को भी टाइम नहीं मिल पाता था, पर हम बैठकर डिस्कस करते रहे और सोल्यूशन निकाला। अब समझदारी से सब मैनेज होता है। तो मतलब ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, सबके घर में कुछ न कुछ हॉटस्पॉट्स रहते ही है। हमारे घर में भी टेंशन रहता है, खास करके फाइनेंस या ऑफिस स्ट्रेस के कारण। कभी कभी मैं नाराज हो जाता हूँ, कभी मेरी वाइफ, पर बात करने से हम इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हैं। मैरिज का मतलब यही तो है, साथ रहकर समझना और सपोर्ट करना। हम सब यही करते हैं। कंप्लेंट जरूर होती है, पर सोल्यूशन भी होता है। एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देना सबसे जरूरी है। आरव, शायद मैं भी अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर दूं और समझूं कि तुम्हारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो हमारे बीच भी सब ठीक हो सकता है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए समय निकालूं। हम दोनों को मिलकर अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जल्दी सुलझाना होगा। एग्जैक्टली, मैरिज में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, पर सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग से सब मैनेजेबल है। अच्छी अच्छी सासू माओं के दिल दहल जाते हैं जब उनका सिंहासन डोलने लगे। बस ऐसा ही कुछ होने वाला था मित्तल निवास में। लेकिन तूफान के आने से पहले की खामोशी का मजा लेते हैं, उसके लिए आपको चलना होगा मित्तल निवास। तो आइए फिर देर कैसी, आपको घुमा कर लाते हैं कि आज कौन सी नई खिचड़ी पक रही है। अरे थक गई हूँ मैं भी अब काम कर करके। इस घर के काम का अंत कब आएगा? मुझे तो लगता है जब इस घर से मेरी अर्थी उठेगी तभी सब काम खत्म होंगे। अरे कहाँ हो सबके सब? कान में क्या कान खजूरा घुस गया है? या केरोसिन डालूं तब सुनाई देगा? मम्मी आप भी ना, ये क्या रोज सुबह सुबह इतनी कड़वी बातें बोलकर जगाती हो, मन ही खराब हो जाता है। अच्छा तो ये बता कौन सा सुरीला राग छेड़ूं जिससे तुम लोग जाग जाओ? एक बात तो है मम्मी, आप पर जैसे कोई वर्कलोड पड़ता है ना, आपका टेम्परामेंट तुरंत हाई हो जाता है। ठीक है कर रही हूँ मैं घर की साफ सफाई, बाकी के काम मैं ही तो रात को करके सोई थी ना। तब तक गोपाल भी बाहर आ जाता है। अरे मम्मी क्या हुआ, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? अभी तो बस 9 ही बजे है। बेटा 9 नहीं, पूरे 9 बज चुके हैं। फिर समझो ना आज तुम्हारी मम्मी जल्दी जाग गई है तो बस। ये कहकर महेश जी मुस्कुराकर गोपाल और प्रीति की तरफ देखते हैं। अब ये आपकी टॉन्ट वाली बातें क्या मुझे समझ में नहीं आती है? अब बहुत हुआ, मुझे तो बस इंतज़ार है कैसे भी करके बस ये थोड़े दिन और निकल जाए और मेरी बहू घर आ जाए। सही बोलूँ तो अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा
एक बार मेरी बहू घर के अंदर आ गई तो बस मैं किचन से बाहर। शारदा जी, कितनी बार कहा है कि ये शेख चिल्ली के हसीन सपने अब देखना छोड़ दो। पहले शादी तो अच्छे से हो जाने दो, बहू को घर में आ जाने दो, हम सबके साथ सेट हो जाने दो। लेकिन नहीं, अभी से इतनी दूर की बातें सोचने लगती हो। वैसे भी मम्मी आजकल की बहुओं से ज़्यादा काम नहीं होता, तो आप इतने हसीन ख्वाब ना ही सजाओ तो ज़्यादा अच्छा है। हे भगवान, तुम लोग हर रोज वही घिसी पिटी बातों से बोर नहीं होते क्या? वही बहू वही काम, क्या यार मम्मी आप भी। हाँ हाँ, मुझे दिख रहा है, अभी से दिख रहा है कि तेरी बीवी के काम की बातें तुझ पर कितनी ज़्यादा भारी पड़ रही है। अच्छा चलो, अब नाश्ता भी दे दो। जा प्रीति, पापा के लिए उत्तपम बना दे, मैंने बैटर लगा कर रख दिया है। ये थी शारदा जी, जिनसे ज़्यादा काम नहीं होता था और बस इसीलिए सपने सजा रही थी अपनी बहू के। फिर जैसे तैसे करके थोड़े दिन निकलते हैं और फिर मित्तल निवास में आगमन होता है नई बहू का, जिसका इंतज़ार पूरे परिवार को बड़े ही ज़ोरों शोरों से था। बहू तो अब आ गई है ना, अब तो मेरी सारी परेशानियों से छुट्टी हो जाएगी। कितने सालों से इस घर को तेरा इंतज़ार था और अब यहाँ तुझे कैसी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस घर को अपना ही घर समझना। गोपाल, प्रीति और महेश जी भी वहीं पास में बैठे थे। सुन रहे हो पापा, मम्मी कितना मस्का लगा रही है भाभी को। अरे उस बेचारे को तो पता ही नहीं है, इस घर को नहीं, शारदा जी की रसोई को इंतज़ार था बहू का। अब राधा की पहली रसोई होती है और राधा सभी के लिए बढ़िया सा हलवा बनाकर लाती है। राधा की दादी सास उसे खूब लाड लड़ाती है। ले बहू रानी, मेरी तरफ से सोने की चेन। बस अब जल्दी से पोते का मुँह दिखाते तो फिर मैं बैकुंठ धाम को जाऊं। अरे नहीं दादी, कैसी बात कर रही हो आप, ऐसे ना बोलो। अभी तो मैं इस घर में आई हूँ, अभी आप कहीं नहीं जा रही, अभी तो मैं आपकी खूब सेवा करूँगी। शारदा जी सोच रही थी कि अब तो वो निश्चिंत हो गई, लेकिन अब क्या होने वाला है? अच्छा बताते नहीं है, अब खुद ही देख लीजिए ना। अगले दिन सुबह होते ही बहू सास के कमरे में आती है। मम्मी जी उठिए ना, देखिए सुबह के पूरे 6 बज गए और आप अभी तक सो रही हैं। 6 बज गए? आज तो पता ही नहीं चला। शादी की भागम भाग में इतना थक जाते हैं और फिर इतने दिनों से नींद ही पूरी नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, जल्दी से नहाकर नीचे आ जाइए। यहाँ अभी पापा जी सो रहे हैं ना, उनको डिस्टर्बेंस होगा। क्या नहाकर? क्यों बहू, इतनी ठंड में, वो भी 6 बजे नहाकर? अरे मम्मी जी, तो क्या बिना नहाए रसोई में चली जाती हो आप? फटाफट आ जाइए नीचे। शारदा जी राम राम करती हुई जैसे तैसे नहा कर आती है। अरे यार, आज तो इस बहू ने इस कड़कड़ाती ठंड में नहला दिया सुबह सुबह। और अभी ये नई नई है, इसके आगे कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन अगर ये आगे भी ऐसी रही तो आपका मरना तय है शारदा। फिर बहू के पास पहुंचकर शारदा जी उससे पूछती है, अरे बहू तू ये तो बता, तूने सुबह सुबह मुझे क्यों बुलाया यहाँ? राधा की दादी सास प्रेमा वहाँ पहले से बैठी हुई थी। वाह, आज तो बहू तुझे उठा लाई शारदा। कितनी सुथरी बहू मिली है तुझे, देख ले। तब तक राधा वहाँ पूजा की थाली लेकर आती है। लीजिए दादी माँ, मैंने पूरी तैयारी कर दी है, देखो कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा ना। अरे बहू, आज तो इतनी होशियार नहीं होती तो ये पूजा रह ही जाती। सुन रही है शारदा, न जाने कौन सी दुनिया में रहती है तू। अब मैं तो बुढ़िया हो चली, मुझे कहाँ ये सब याद रहता है। तेरी बहू ने मुझे याद दिलाया कि शादी के अगले दिन तो पूर्वजों की भोग पूजा होती है। अरे हाँ, सही कह रही हो अम्मा जी, मैं तो भूल ही गई थी। बहुत बढ़िया किया राधा तुमने। फिर तीनों अच्छे से बैठकर पूजा करते हैं और बाद में घर के सभी लोगों को प्रसाद देते हैं। 2 दिन बाद, मम्मी जी ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे आज बसंत पंचमी है और मेरी प्यारी ननद रानी कहाँ है, दिख नहीं रही है। अरे वो तो अपने कमरे में ही होगी। अच्छा मैं देखती हूँ जाकर। राधा प्रीति को जगाने जाती है। क्या दीदी आप अभी तक सो रही हैं? ये भी कोई वक्त है क्या भला सोने का? कुछ तो ख्याल करो आप सोने का दीदी। चलिए उठिए फटाफट और नहा धोकर मेरे साथ मंदिर चलिए, आज बसंत पंचमी है। अरे कुछ दिनों में आपकी शादी हो जाएगी तो वहाँ जाकर क्या हम लोगों का नाम डुबाएंगी आप? अरे भाभी आज संडे है और इतनी सुबह सुबह कौन नहाता है? अभी उठती हूँ थोड़ी देर में। क्या थोड़ी देर में दीदी, घड़ी तो देखिए 8:30 बज रहे हैं। आपको पता है 5 सालों से मैं पूरा कार्तिक नहाती हूँ, वो भी 4 बजे उठकर। अब ये कार्तिक क्या भला है भाभी, और प्लीज़ थोड़ी देर सोने दो ना। नहीं 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 नहीं, अब नहीं सोना है, चलिए उठिए। फिर राधा प्रीति की रजाई हटाकर पंखा चला देती है।
ये क्या बात हुई भाभी? अच्छा आप चलो, मैं आ रही हूँ नीचे नहाकर। राधा नीचे जाकर शारदा जी को कहती है, मम्मी जी प्रीति दीदी कह रही है कि कार्तिक क्या भला है। आपने कभी उनको बताया नहीं कि कार्तिक के पूरे महीने में सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाते हैं। राधा, तू पहले अपनी सास से पूछ, उसको ये पता है कि नहीं क्यों शारदा कार्तिक का महीना स्नान दान क्यों किया जाता है? क्यों गृह युद्ध की तैयारियां करवा रही हो अम्मा जी? अब वो इतना कहकर शारदा जी चुप हो जाती हैं। तभी प्रीति ऊपर से तैयार होकर आती है। चलो भाभी बताओ अब कहाँ चलना है? चलो, आज बसंत पंचमी है, हम सब लोग मंदिर चल रहे हैं। मंदिर? आप लोग हो आओ, मैं आज यहीं घर में ही पूजा कर लूँगी। नहीं 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 नहीं, आप भी चलेंगी मम्मी जी? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही, मुझे ना बहुत कमज़ोरी सी लग रही है। हाँ बहू, समझ रही हूँ तेरी कमजोरी। चलो राधा बहू, हम तीनों चलते हैं। अब तीनों मंदिर से आते हैं, तब तक शारदा जी खाने की तैयारी कर लेती है, ये सोचकर कि बहू बहुत खुश हो जाएगी। चलिए मम्मी जी, खाने की तैयारी करती हूँ। आज तो बसंत पंचमी है, आज तो पीले चावल बनेंगे। मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है पीले चावल। वाह, मुझे लगता है जैसे मैंने तेरे दिल की बात सुन ली। आज पीले चावल ही बनाया है, ताकि बाकी तैयारी तू कर ले और सब साथ में ही खाने पर बैठेंगे। ठीक है मम्मी जी, अभी फटाफट से रोटियां सेक देती हूँ और सब्जी छौंक देती हूँ। हाँ बहू, जल्दी से बना ले। हाँ, और डाइनिंग टेबल पर लगाकर सबको आवाज़ लगा देना। राधा थोड़ी देर में खाना बनाकर सबके लिए लगा देती है और सब खाना खाने के लिए बैठते हैं। मम्मी जी, वो पीले चावल कहाँ है? मुझे ना बड़ी क्रेविंग हो रही है, और आज बसंत पंचमी भी है। इस दिन का तो मैं पूरे साल इंतज़ार करती हूँ। मेरी माँ मेरे लिए इतने सारे भरकर ये चावल बनाती थी। शारदा जी कुकर राधा की तरफ बढ़ा देती है। ले बहू, तू आज मन भर कर खा, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ, तभी तो तेरा इतना ख्याल रहता है मुझे। हाँ राधा, मुझे भी थोड़ा दो ना। राधा जैसे ही कुकर खोलती है, ये कैसे पीले चावल है मम्मी जी? ये तो पुलाव है। हाँ तो ये भी तो पीले है ना। अरे आपको पता नहीं, आज के दिन केसरिया मीठा पुलाव बनता है। हाँ राधा बहू सही कह रही है, मैं भी खूब बनाती थी। अब तो सालों हो गए उस स्वाद को चखे। अब मुझ बुढ़िया को कौन केसरिया पुलाव बनाकर खिलाएगा भाई? क्या मम्मी जी, आप भी ना? तो फिर क्या हुआ राधा, इसमें इतना नाराज़ क्या होना? अरे इसी बात पर तुम बनाकर खिला दो हम सबको केसरिया पुलाव, हम भी खा लेंगे। हाँ बहू, गोपाल ठीक कह रहा है, बना लो इसी बात पर। ठीक है मैं बनाती हूँ। अच्छा दीदी, आप भी आ जाओ, आप भी सीख लो। आगे आपको ससुराल जाना है, लड़कियों को तो हर चीज़ आनी चाहिए। हाँ भाभी सीख लूँगी, आज पहले आप बनाकर खिलाओ तो सही। राधा केसरिया पुलाव बनाने चली जाती है। अरे बहुत पुण्य किए होंगे तूने महेश, जो इतनी होनहार बहू मिली तुझे। आजकल ऐसी बहुएं अलादीन का चिराग लेकर ढूंढने निकलो तब भी ना मिले। हाँ अम्मा जी, सही कह रही हो आप। अब ज़्यादा दूर क्यों जाना, बगल में बैठी आपकी बहू को ही देख लो। आप लोग ना मुझे हमेशा ही तंग करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि मैं कुछ बोलती नहीं, इसलिए ना। ये कहकर शारदा जी नाराज़ होकर चली जाती है। उनके पीछे पीछे प्रीति भी चली जाती है। मम्मी ये भाभी कुछ ज़्यादा ही हवा में नहीं उड़ रही क्या? अरे मेरे तो करम ही फूटे हैं, मैंने तो सोचा था बहू आएगी तो आराम करूँगी, लेकिन यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। ऐसे ही करके दिन निकलते जाते हैं। अब कुछ ही दिन बाद शारदा जी का बड़ा ही मन हुआ। आज तो भाई मैं पुलाव बनाऊंगी, बड़े दिन से नहीं खाया, और उस दिन बनाया तो हमारी प्यारी बहू रानी ने सारा मूड ख़राब कर दिया। आज तो वो प्रीति के साथ बाजार गई है, आज पुलाव बना लेती हूँ, जिससे आराम से बन भी जाएगा और रोटियाँ भी नहीं बनानी पड़ेगी। अभी गोपाल और उसके पापा भी आते होंगे। शारदा जल्दी से पुलाव का कुकर चढ़ा देती है और फटाफट पुलाव तैयार भी हो जाता है। फिर क्या, शारदा जी थाली भर के पुलाव अपनी थाली में सजा लेती है। ज़रा सलाद भी रख लूँ, आज तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, कितने दिनों से कुछ अच्छे से खाया नहीं है। सजा ले शारदा, सजा ले अपनी प्लेट अच्छे से। और इधर जैसे ही शारदा जी अपनी पुलाव की प्लेट लगाकर किचन से हॉल की तरफ बढ़ रही थी, तभी उनकी प्यारी बहू रानी के शुभ कदम घर की दहलीज पर पड़ते हैं। वाह मम्मी, आपने तो मेरे दिल की बात सुन ली। पुलाव जल्दी से लाओ। मेरे को ना आज बड़ा ही दिल कर रहा था पुलाव खाने का। शारदा जी अपनी बेटी प्रीति को बड़े ही प्यार से पुलाव खिलाने लगती है। ये ले, मेरी थाली का पहला निवाला तेरे नाम का ही लिखा था। तभी राधा जाकर शारदा जी के हाथों से थाली छीन लेती है।
अरे ये क्या घोर अनर्थ करने जा रही हैं मम्मी जी आप? आपको नहीं पता आज एकादशी है और आज चावल खा रही हैं आप? ऊपर से इस बार तो षटतिला एकादशी है। तभी माला जप रही प्रेमा जी एक आंख खोलकर बोलती है, अरे बेटा, यहाँ किसी को कुछ नहीं पता। अब तू आ गई है तो मुझे उम्मीद है कि अब इस घर के दिन पलटेंगे। अरे कुछ तो सीख ले शारदा, मैं तो तुझे कुछ सिखा नहीं पाई, अब कम से कम अपनी बहू से ही सीख ले। शारदा जी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। फिर थोड़ी देर में महेश जी आते हैं। अरे ऐसे कोप भवन में क्यों लेटी हो भाई? ये कौन सा समय हुआ आराम करने का? आराम? अरे इस घर में मेरा जीना हराम हो गया है और आपको आराम की पड़ी है? अरे अब तो घर में बहू भी आ गई है, अब तो मौज ही मौज है तुम्हारी शारदा जी। मौज? अरे मौत नहीं आ रही है मुझे, मौत। तभी राधा वहाँ शारदा जी के लिए खाने की थाली लगाकर लाती है। मौत? छी छी छी, कैसी बातें हो रही है इस घर में? उठिए मम्मी जी, और लीजिए खाना खाइए। ज़रा देखिए तो सही आपकी बहू ने आपके लिए क्या बनाया है। लो जी देखो, यहाँ बहू अपने हाथों से बनाकर अपने हाथों से खिला रही है, और एक एक घरों में देखो बहुएं खाना बनाना तो दूर, सास ने खाया कि नहीं ये तक नहीं पूछती। शारदा जी गुस्से में महेश जी की तरफ देखती हैं। तभी शाम में पड़ोसन रज्जो भी शारदा के घर आती है। राधा उनके लिए चाय बनाकर लाती है। लीजिए आंटी जी, गर्मा गर्म चाय पीजिए। कितनी अच्छी और समझदार बहू है तेरी शारदा। देखो बिना पूछे चाय बना कर ले आई। एक मेरी बहू है, उसके कान पर नगाड़े बजाओ कि एक कप चाय बना दे तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे सच कहूँ, एक कप चाय नसीब नहीं होती मुझे तो। अरे यहाँ तो खुद के हाथों से बनाया हुआ निवाला भी मुंह से छीन लिया जाता है। क्या सोचने लगी शारदा? अरे बहू की तारीफ करती रहे, उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, तू बता रज्जो किस काम से आई है? अरे ये पूछ रही थी शारदा कि इस बार का प्रदोष व्रत कब पड़ेगा। हैं? यह क्या भला है? तभी राधा तपाक से बोलती है, आंटी जी इस बार का प्रदोष व्रत त्रयोदशी के दिन होता है ना, तो इस बार 21 फरवरी को पड़ रहा है और सुबह 11:27 से शुरू होता है और अगले दिन 1:23 तक रहेगा। हाय शारदा, मैं तो वारी जावा तेरी बहू पर। कितनी संस्कारी बहू मिली है तुझे बहन। एक तू देख, तुझे ये भी नहीं पता कि प्रदोष क्या होता है। एक तेरी बहू से मुहूर्त तक पता है। आंटी जी मेरे पास पूजा का पूरा सामान है, आपको कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। हाय रे, ऐसी बहू मुझे मिल जाती ना, मैं तो जीते जी स्वर्ग नहा लेती। हाँ आंटी, आज ही मैंने मम्मी जी को चावल खाने से रोका है। अब बताओ एकादशी के दिन कौन चावल खाता है? सही बात है शारदा, तेरी बहू ना एकदम सही बात कह रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। चलो भाई मैं तो चली शारदा, लेकिन चलते चलते यही कहूँगी, बहू तुझे एकदम बढ़िया मिली है। और हाँ सुन, तुझे जो भी कुछ पूजा पाठ सीखना है तो अब अपनी बहू से ही सीख ले। अब तो वैसे भी हमारी उम्र हो चली है, इस उम्र में भी नहीं सीखा तो कब सीखेगी शारदा? आंटी अब तो 2 दिन बाद ही शिवरात्रि है, मुझे तो शिवरात्रि बड़ी ही पसंद है। आंटी आप हमारे घर ही आ जाना पूजा के लिए, और यहीं प्रसाद ग्रहण करना होगा आपको, ठीक है ना? आज ही मैं प्रीति दीदी के साथ जाकर सिंघाड़ा, तिल, मूंगफली सब ले आती हूँ, सब बढ़िया से तैयार कर दूंगी। अब इन दोनों की बातों के बीच शारदा जी भूत बनकर बैठी थी। अब तुझे कौन सा सांप सूंघ गया शारदा? शारदा जी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी प्रीति कमरे में आती है। अरे क्या हुआ मम्मी, आप क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही हो? इस बहू ने ठान लिया है कि ये मुझे मार कर ही मानेगी। फिर शारदा जी पूरी बात प्रीति को बताती है। ठीक है मम्मी, मैं भाभी को समझा कर आती हूँ, वो मेरी बात ज़रूर समझेंगी। प्रीति राधा के कमरे की तरफ जाती है। तभी उसे राधा की आवाज़ सुनाई देती है। राधा बड़े ही ज़ोर ज़ोर से हंसकर किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। प्रीति कान लगाकर सुनती है। मम्मी तुम्हारा प्लान एकदम सही काम कर रहा है, मैंने अपनी सास को एकदम सही कंट्रोल में करके रखा है। मेरी सास मेरे आगे पानी मांगती नज़र आती है। अरे आज का किस्सा बताऊं, आज ना मेरी पड़ोसन रज्जो आंटी आई थी, तो वो प्रदोष व्रत का पूछ रही थी। मैंने फटाक से गूगल करके उन्हें डेट मुहूर्त सब बता दिया। भाई मम्मी मैं तो पूरी कॉलोनी में क्वीन बन गई, क्वीन। अब वो आंटी है ना, 1 नंबर की खबरची है, पूरी कॉलोनी में मेरी सास की ये खबर फैला लेगी। यही सोच कर ना मेरी सास सदमे में है। ये सारी बातें प्रीति सुन लेती है और राधा के कमरे में चली जाती है। प्रीति को देखकर राधा की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। दीदी आइए आइए बैठिए।
अच्छा भाभी, वो आपको ना मम्मी बुला रही है, ज़रा आप बात कर लो। तो ज़रा मम्मी के रूम में आ जाओ। मम्मी जी ने बुलाया ना, चलो चलो मैं अभी चलती हूँ। नहीं नहीं, तब तक आप अपनी मम्मी से बात कर लो, फिर आ जाना। तब तक प्रीति उधर जाकर शारदा जी को सारी बात बताती है और दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। तभी राधा भी आ जाती है। मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बहू, मैं ये कह रही थी कि ज़रा महाशिवरात्रि की कथा और पूजन विधि बता दे। अब मैं तो ठहरी अनाड़ी, मुझे कहाँ कुछ आता है। तू ज़रा सब समझा दे, मैं वैसे ही करूँगी। इस बार ना पूजा पूरे विधि विधान से करेंगे। क्या मम्मी जी, पूजा विधि से? अभी बताऊँ थोड़ी देर में? नहीं भाभी, अभी बता दो ना। अभी बताती हूँ। इतना कहकर राधा उठकर जाने लगती है। प्रीति उसका हाथ पकड़ लेती है। कहाँ जा रही हो भाभी? गूगल करने जा रही हो या फिर यूट्यूब से देखने? हाँ बहू, इतना तो बताती जा जिससे अब अगली पूजा के पहले हम भी देख लें। क्या आप लोग ये क्या कह रहे हैं? वही जो आप अपनी मम्मी को बता रही थी। अरे अभी तक तो हम सोच रहे थे कि आपको पूजा पाठ करना पसंद है, तो आपकी ये आदत बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन आज पता लगा कि ये तो आप हमें नीचा दिखाने के लिए कर रही थी। मम्मी जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। नहीं नहीं, मुझसे माफ़ी मत मांगो बहू। अब आगे से हम दोनों मिलकर ही पूजा पाठ कर लिया करेंगे, भले ही चाहे गूगल और यूट्यूब देख के कर ले, हैं?